नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक प्लेट में रखे सुगंधित बासमती चावल को देखिए। दिखने में साधारण खाना, लेकिन इसके पीछे चल रही भारत और पाकिस्तान की बड़ी लड़ाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बासमती कौन उगाता है, सवाल है कि बासमती नाम पर अधिकार किसका है। भारत लंबे समय से बासमती को अपने खास कृषि पहचान और जीआई टैग से जोड़ता आया है। वही पाकिस्तान भी अपने बासमती उत्पादन और इस नाम पर अधिकार का दावा कर रहा है। लेकिन अब कहानी में एक और देश की एंट्री चर्चा का विषय हो रहा है, और वो देश है नेपाल। और यहीं से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर नेपाल भी बासमती के नाम, उत्पादन और व्यापार को लेकर अपनी भूमिका सामने रखता है, तो क्या बासमती की लड़ाई अब सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान नहीं रहेगी? क्या आने वाले समय में यह बन सकती है भारत बनाम पाकिस्तान बनाम नेपाल? आखिर बासमती किसका है, और इस खुशबूदार चावल के पीछे छिपी असली जियोपॉलिटिकल और ट्रेड स्टोरी क्या है? आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। काफी रिसर्च करके आपके लिए सब टॉपिक लाया जा रहा है। मात्र 2 सेकंड लगेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, आपकी संख्या बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरे सुनने वाले लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं। बाकी और भी कोई अन्य मुद्दे हो जिस पर आप चाहते हो कि आज वीडियो आए, तो आप मुझे बताइए। थोड़ा सा आज मेरे वीडियो में थोड़ा सा मेरा स्लो इसलिए दिख रहा है कि मेरी तबीयत सही है नहीं। मैंने इसलिए इस चीज को बता दिया, क्योंकि अगर आप आकलन करेंगे कि रोज की तुलना में आज के वीडियो में आपका लहजा थोड़ा सा थका थका सा क्यों लग रहा है, तो मेरी तबीयत सही है नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वीडियो तो जाना चाहिए, आप लोग के सामने मुद्दे तो होने चाहिए, आपको जानना चाहिए कि क्या चल रहा है आपके देश में और देश के पड़ोस में। इसलिए मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बासमती किसका, भारत या नेपाल का। और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, बासमती की असली कहानी के बारे में अगर हम बात करें, तो बासमती की कहानी सिर्फ एक चावल की कहानी नहीं, यह खाद्य पदार्थ के साथ साथ कल्चर आइडेंटिटी और कमर्शियल आइडेंटिटी भी। बासमती की खास पहचान उसकी खुशबू, उसके लंबे दाने, उसके विशिष्ट स्वाद से जुड़ी हुई है, और इसी वजह से इसका नाम इंटरनेशनल मार्केट में एक वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। अब यहां समझना जरूरी है कि जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। सरल भाषा में जीआई के बारे में अगर हम बात करें, तो ऐसे प्रोडक्ट की पहचान है जिसकी खास क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। और बासमती को लेकर विवाद नया नहीं। 1997 में अमेरिका की कंपनी राइस टेक को बासमती नाम से जुड़े कुछ उत्पाद के लिए पेटेंट क्लेम मिले, जिसके बाद भारत में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। भारत का तर्क था कि बासमती की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान को किसी एक कंपनी के एक्सक्लूसिव कमर्शियल क्लेम में नहीं बदला जा सकता। तो बासमती जो है वो पहचान और परंपरा है। और आपके स्क्रीन पर ये कुछ बासमती चावल के प्रकार हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमने कहा कि भारत का तर्क यही था कि बासमती की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान को किसी एक कंपनी के एक्सक्लूसिव कमर्शियल क्लेम में नहीं बदला जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विरोध दर्ज कराया। यानी बासमती ने बहुत पहले ही दिखा दिया था कि कभी कभी एक कटोरी चावल के पीछे भी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नेशनल आइडेंटिटी की बड़ी लड़ाई छिपी होती। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही बासमती की इस लड़ाई में नेपाल की एंट्री सबसे दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि 9 दिसंबर 2020 को नेपाल ने यूरोपीय संघ में भारत के बासमती के भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का जो आवेदन है उसके खिलाफ औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। नेपाल का तर्क था कि बासमती की कहानी केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, इसके पीछे नेपाल का तराई मधेश क्षेत्र भी जो है जुड़ा हुआ है, जहां लंबे समय से कई प्रकार के सुगंधित चावल की स्थानीय प्रजातियां भी खेती की जाती है। 1997 बासमती का विवाद शुरू हुआ। भारत पाकिस्तान जो है बासमती पर चर्चा कर रहे थे। 2010 में बासमती के लिए भारत को जीआई टैग मिला हुआ है। 2018 में यूरोपीय संघ में आवेदन किया गया था नेपाल के द्वारा। पाकिस्तान ने भी 2023 में जीआई टैग के लिए आवेदन किया है, आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर 2020 में नेपाल ने इस पर आपत्ति की थी। थोड़ा सा मैं इसमें सुधार करता हूं, 2018 में भारत में आवेदन किया गया था, 2023 में पाकिस्तान में, और 2020 में नेपाल ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। नेपाल का जो तराई और मधेश क्षेत्र है वहां दावा हो रहा है कि यहीं की खेती। तो इसके पीछे नेपाल का तराई मधेश क्षेत्र भी काफी जुड़ा हुआ है।
और यहाँ लंबे समय से कई प्रकार के सुगंधित चावल की स्थानीय प्रजातियों की खेती भी होती है। नेपाल के कृषि अनुसंधान अभिलेखों के अनुसार अगर हम बात करें साथियों, तो बासमती सहित कई सुगंधित चावल की अगर हम स्थानीय प्रजातियों के बारे में अगर हम बात करें, तो कुल 41 जिलों में 80 अनुवांशिक नमूने यानी कि जेनेटिक जो आपको नमूने नजर आएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 40 जिलों में 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ये उगाई जा रही है। लेकिन मामला केवल खेती तक सीमित नहीं। नेपाल में बासमती नाम वाली अन्य स्थानीय नाम के कई सुगंधित प्रजातियां भी हैं, जैसे कि ललका बासमती, उजरका बासमती और जेठो बुधो। इसके अलावा नेपाल के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संसाधन केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय जीन संग्रह केंद्र में 80 से अधिक बासमती संबंधी स्थानीय प्रजातियां और अनुवांशिक नमूनों का संग्रह इकट्ठा है। यानी नेपाल का तर्क 3 आधारों पर खड़ा है: ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक परंपरा और अनुवांशिक विविधता। नेपाल का कहना है कि अगर बासमती को किसी एक देश के विशेष भौगोलिक पहचान बना दिया गया, तो नेपाल की पारंपरिक प्रजातियों और स्थानीय किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं और यहीं से बासमती की कहानी बदल जाती। यह केवल भारत बनाम पाकिस्तान का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह बन जाता है दक्षिण एशिया का एक जटिल भौगोलिक संकेतक का विवाद। अब अगर हम यहाँ भारत के पक्ष को जाने कि भारत क्या कह रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बासमती, काला नमक, हंसराज और झिनुवाल, ये सारे के सारे भी चावल के प्रजाति आपको देखने को मिल रहा है। क्या बासमती सीमा मानता है? भारत क्या कह रहा है इस पर? भारत की क्या बात है उसको भी हमें जानना है, भारत का पक्ष क्या है वो भी जानना है। सच में भारत के बासमती निर्यातकों ने नेपाल के इस दावे को स्वीकार नहीं किया। भारत की ओर से एक मुख्य तर्क ये रहा है कि नेपाल को बासमती के उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता जिसे भारत बासमती की पारंपरिक उत्पत्ति और पहचान से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, केवल किसी क्षेत्र में सुगंधित चावल की खेती होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उस क्षेत्र को बासमती के भौगोलिक संकेतक में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है। अगर दो पड़ोसी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु और कृषि परंपराएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो बासमती जैसे पारंपरिक फसल और भौगोलिक क्षेत्र की सीमा आखिर तय कैसे की जाए? क्या यह केवल वर्तमान खेती का क्षेत्र देखा जाए, या फिर ऐतिहासिक प्रमाण, पारंपरिक प्रजातियां, अनुवांशिक विशेषताएं और स्थानीय कृषि परंपराएं भी इस निर्धारण का हिस्सा? और यही वो बिंदु है जहां भारत और नेपाल के तर्कों के बीच वास्तविक अंतर दिखाई देता है। साथियों, भारत का पक्ष बासमती की विशिष्ट भौगोलिक पहचान और स्थापित क्षेत्रीय परंपरा पर जोर देता है। वहीं नेपाल अपने ऐतिहासिक संबंध, स्थानीय प्रजाति और आनुवंशिक विविधता को सामने रखता है। इसलिए इस विवाद को केवल भारत सही या नेपाल सही के रूप में देखना उचित नहीं होगा। असल सवाल यह है कि बासमती की भौगोलिक पहचान की सीमा आखिर तय किस आधार पर होगी। पाकिस्तान का अगर हम पक्ष देखें साथियों, जो कि दूसरा दावेदार है, बासमती की कहानी में नेपाल से पहले पाकिस्तान ने अपनी एंट्री कर चुकी दिया था। पाकिस्तान भी भारत के एकाधिकार के वाले दावे को चुनौती देता रहा है। उसका तर्क है कि बासमती की खेती और उससे जुड़ा पारंपरिक कृषि पद्धतियां पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद है और इसी दावे को कानूनी आधार देने के लिए पाकिस्तान ने अपना भौगोलिक संकेतक संबंधी कानून व्यवस्था विकसित किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी यूरोपीय संघ में बासमती के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती की भौगोलिक पहचान को लेकर प्रतिस्पर्धा और स्पष्ट हो गई। यानी तस्वीर अब कुछ ऐसी है कि एक तरफ भारत जो बासमती की स्थापित भौगोलिक पहचान और अपनी पारंपरिक क्षेत्र पर जोर देता है, तो दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो अपने ऐतिहासिक उत्पादन क्षेत्र और कृषि परंपराओं के आधार पर हिस्सेदारी का दावा करता है। और इसी भारत पाकिस्तान प्रतिस्पर्धा के बीच नेपाल की आपत्ति एक नया आयाम जोड़ देती है, क्योंकि अब प्रश्न केवल दो देशों के दावे का नहीं रह जाता। प्रश्न ये बन जाता है कि बासमती की असली भौगोलिक सीमा आखिर तय कैसे होगी और इस नाम पर अधिकार किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और यही वजह है कि बासमती का विवाद अब केवल कृषि का मुद्दा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक पहचान और क्षेत्रीय हितों का मामला बन चुका है। साथियों, अब हम आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। असल खेल है साथियों पैसा। नेपाल में बासमती और दूसरे सुगंधित चावल की मांग सिर्फ स्थानीय खपत तक सीमित नहीं। आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल ने लगभग 840 करोड़ नेपाली रुपए मूल्य का बासमती चावल आयात किया और इस आयात में भारत नेपाल के लिए चावल और धान का सबसे बड़ा सोर्स बना है। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल खुद भी बड़े पैमाने पर धान की खेती करता है। नेपाल में लगभग 14 लाख हेक्टेयर के अगर हम बारे में बात करें, तो उससे ज्यादा क्षेत्र में जो है वह चावल की, सुगंधित चावल से जुड़ा हुआ मामला है, खेती होती है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल का चावल निर्यात बहुत कम है। यानी एक तरफ नेपाल के पास बड़ा कृषि आधार सुगंधित चावल की स्थानीय प्रजातियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में उसकी भूमिका अभी मुख्य रूप से आयातक के रूप में। नेपाल में करीब 60 चावल मिले सुगंधित चावलों से जुड़े उत्पादों का कारोबार करती है। अब यहाँ बासमती के नाम और पहचान के महत्व को भी समझना जरूरी है। अगर नेपाल अपने स्थानीय सुगंधित चावल की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत कर पाता है, तो किसानों, मिलों, निर्यात कारोबारों के लिए नया प्रीमियम बाजार खुल सकता है। यानी यह विवाद सिर्फ यह तय करने का नहीं है कि बासमती किसका है, बल्कि असली ताकत
असली सवाल अगर हम बात करें तो बासमती के नाम से बनने वाले अरबों के वैश्विक बाजार कीमत में किसकी हिस्सेदारी होगी। साथियों, अब हम आते हैं इस विवाद के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर, जिसको कि हम भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग कहते हैं। नेपाल में अभी तक अलग से स्वतंत्र भौगोलिक संकेतक कानून लागू नहीं। हालांकि नेपाल की अगर हम औद्योगिक संपत्ति विधेयक और भौगोलिक संकेतक को कानूनी रूप से परिभाषित करने और उसकी सुरक्षा का प्रावधान प्रस्तावित अगर करें, तो सरल भाषा में समझे तो जीआई किसी ऐसे उत्पाद की पहचान है जिसकी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषता किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। नेपाल की ओर से द्विपक्षीय स्तर पर जीआई की पारस्परिक मान्यता और एक राष्ट्रीय जीआई लोगो जैसी व्यवस्था की भी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किसी देश में जीआई से संबंधित कानून या व्यवस्था होना अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी उत्पाद के नाम पर स्वामित्व स्थापित नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय विवाद में असली सवाल होता है कि सबूत क्या है और उत्पाद की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान कितनी मजबूत है। पंजीकरण किस देश या क्षेत्र के नाम से जुड़ा हुआ और उस पंजीकरण को दूसरे देशों में कैसे लागू कराया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, गुणवत्ता और प्रामाणिकता की गारंटी कौन देगा। यानी बासमती की असली कानूनी लड़ाई केवल जीआई कानून बनाने की नहीं है, यह लड़ाई साक्ष्य, पंजीकरण, कानूनी परिवर्तन, गुणवत्ता नियंत्रण की है। और यही तय करेगा कि बासमती के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत है। साथियों, लेकिन अब इस कहानी के तनाव के बारे में अगर हम बात करें, तो ये तनाव और ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच बासमती का को लेकर विवाद केवल यूरोपीय संघ तक सीमित नहीं। भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों से जुड़ी संस्था एपीडा ने नेपाल में बासमती नाम के से जुड़े कुछ व्यापार चिन्हों यानी ट्रेडमार्क पर आपत्ति दर्ज कराई। ऐसे मामलों की संख्या लगभग 20 से 25 के बीच में बताई जाए। लेकिन यह तस्वीर एक तरफा नहीं। कुछ मामलों में नेपाल के पक्ष को सफलता मिली है, तो कुछ मामले में एपीडा की आपत्तियां स्वीकार की गई, जबकि कुछ मामलों में आपसी समझौते यानी कि समझौता निपटारे तक पहुंचा। यानी हर मामलों का परिणाम एक जैसा नहीं रहा, और यही इस विवाद को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि यूरोपीय बाजार में बासमती की पहचान किसके नाम पर दर्ज है। सवाल यह है कि नेपाल के अपने घरेलू व्यापार चिन्ह तंत्र में बासमती नाम का इस्तेमाल कौन और किस आधार पर कर सकता है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर व्यापार चिन्ह और ब्रांड नाम की लड़ाई है। यानी भारत नेपाल के बासमती विवाद अब केवल सीमा या कूटनीति का विषय नहीं है। यहाँ जो पहुंच चुका है वो है बाजार, ब्रांड, कानून, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैदान। और यहीं से अगला सवाल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है कि अगर बासमती का नाम ही विवादित है, तो आने वाले समय में इसका लाभ किसे मिलेगा। तो अगला प्रश्न यही होगा कि आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर कैसा होगा, इस पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 देश एक नाम, बासमती किसका। तथा इस विवाद का भविष्य अभी किसी एक नतीजे से तय नहीं। इसके सामने कई संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला परिदृश्य ये हो सकता है कि भारत को बासमती के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत विशिष्ट मान्यता मिल सकता है। दूसरा परिदृश्य ये हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे दावेदारों के बीच किसी सहमति आधारित व्यवस्था और के जरिए अलग अलग भौगोलिक दावे को जगह देने का रास्ता निकले। और तीसरा परिदृश्य ये हो सकता है कि अलग अलग देशों और बाजारों में बासमती के नाम और उत्पाद के लिए अलग अलग कानूनी संरक्षण विस्तृत हो। लेकिन इनमें से किसी की संभावना को अभी भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिशा तय होगी कानूनी प्रक्रिया, उपलब्ध साक्ष्यों, पंजीकरण, आपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्वीकृति से। तो पूरी कहानी को अगर एक बार फिर हम समझें, तो बासमती की लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि चावल किस देश में उगता है। असली लड़ाई इस बात की है कि दुनिया के बाजार में बासमती नाम की पहचान पर किसका कानूनी और आर्थिक अधिकार मजबूत होगा। भारत के पास मजबूत निर्यात तंत्र और वैश्विक बाजार में स्थापित पहचान है। पाकिस्तान के पास अपना ऐतिहासिक और व्यावसायिक दावा है, और नेपाल अब यह कह रहा है कि उसकी कृषि परंपरा और स्थानीय प्रजातियों की कहानी को इस इतिहास से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, दावा करना आसान है, उसे अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य, कानून, पंजीकरण और प्रभावी परिवर्तन में बदलना असली चुनौती। इसलिए इस कहानी का निष्कर्ष ये नहीं है कि नेपाल ने बासमती जीत लिया, या फिर यह किसी एक देश की अभी अंतिम जीत हासिल कर ली। असल सवाल इससे बड़ा है। 3 देश, एक नाम, अरबों का बाजार, और अब देखना यह है कि बासमती की अगली पहचान खेत तय करेंगे, इतिहास तय करेगा, या अंतर्राष्ट्रीय कानून। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा यह चर्चा ये भी जरूर बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर नहीं किया तो शेयर करके अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।